गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 7 को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसके तहत हम एक एपिसोड में पंजाब और एक एपिसोड में हम जम्मू कश्मीर से संबंधित समस्याओं को समझ चुके हैं। और इस एपिसोड में हम पूर्वोत्तर भारत से संबंधित क्षेत्रीय आकांक्षा को लेकर के क्या समस्याएं रहीं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के माध्यम से हम पूर्वोत्तर को तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ पूर्वोत्तर में किस प्रकार की क्षेत्रीय आकांक्षा से संबंधित जो 3 प्रकार के जो प्रमुख आंदोलन चले समय समय पे, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। जिसमें कि स्वायत्तता की मांग को लेकर के जो आंदोलन थे, अलगाववादी आंदोलन, और बाहरी लोगों के विरोध में जो असम में आंदोलन हुए। साथ ही साथ हम प्रमुख समझौते के बारे में भी देखेंगे कि किस प्रकार से समय समय पे इन आंदोलनों को वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे, उनके द्वारा समझौते के माध्यम से चीज़ों को संभाला गया। तो आइए दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें कि हम संपूर्ण पूर्वोत्तर से संबंधित जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो नोट्स के माध्यम से हम देखते हैं आरंभ आरंभ से। पूर्वोत्तर भारत भारत का एक संवेदनशील और विविधतापूर्ण क्षेत्र है। यहाँ अनेक जनजाति, भाषाएं एवं संस्कृति पहचान के लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र में क्षेत्रीय आकांक्षा मुख्यतः पहचान, स्वायत्तता और विकास से जुड़ी हुई है, जो मुख्यतः 1980 के दशक में निर्णायक मोड में आ गई थी। पूर्वोत्तर भारत को अगर हम देखें कि पूर्वोत्तर भारत क्या है, तो दोस्तों ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण देश है, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आता है। तो इस क्षेत्र में जो अगर हम राज्य की बात करें तो कुल 8 राज्य हैं, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। और जिन्हें सिक्किम भी है इसका 8वां राज्य। और अगर हम देखें तो इन सभी राज्यों को, जो ऊपर हमने 7 राज्यों का नाम लिया, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को 7 बहनें, 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और सिक्किम जो है 8वां राज्य है पूर्वोत्तर भारत का। पूर्वोत्तर भारत की विशेषताओं को अगर हम देखें, तो खास करके अगर हम भौगोलिक स्थिति को सर्वप्रथम देखें, तो पूर्वोत्तर भारत से केवल एक जो 22 किलोमीटर की जो संकरे मार्ग है, जिसे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती है। और यह इलाका भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार का कार्य करता है। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक और जातीय विविधता को देखें, तो इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है। यहाँ सैकड़ों जनजातियाँ और अलग अलग परंपराएं, भाषाएं और रीति रिवाज के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनेक ऐसे समुदाय हैं जो खुद को मुख्य धारा से अलग पाते हैं। अब अगर हम पूर्वोत्तर भारत से संबंधित जनजातीय समाज की प्रधानता से संबंधित चीज़ों को देखें, तो पूर्वोत्तर भारत की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये जनजातीय समाज की प्रधानता वाला समाज है। यहाँ के कई राज्यों में जनजातीय आबादी बहुसंख्यक है। यहाँ आज भी पारंपरिक सामाजिक ढांचा और स्वायत्त शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद का प्रावधान भी किया गया है इन क्षेत्रों के लिए। और साथ ही साथ जो एक पूर्वोत्तर की विशेषता है, और जो एक अगर आप देखें तो ये नकारात्मक विशेषता भी है कि विकास की चुनौतियां यहाँ पे रही है। औद्योगिक विकास की कमी है इन क्षेत्रों में, परिवहन और संचार माध्यमों की समस्याएं रही है, और आर्थिक पिछड़ापन जैसी समस्याएं इस क्षेत्र से संबंधित रही है। तो दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की अगर विशेषता से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो निम्नलिखित विशेषता को आप लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि 1947 के बाद पूर्वोत्तर का जो पुनर्गठन किया गया वो किस प्रकार का था। तो दोस्तों, 1947 के बाद जो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का जो खासी पहाड़ी क्षेत्र है, पहले अलग अलग रियासत हुआ करता था। आज़ादी के बाद भारत संघ में इसका विलय हुआ। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1973 में राज्य बनाया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षा के उभार के अगर हम कारण देखें कि क्या ऐसे प्रमुख कारण रहे कि आज़ादी के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं से संबंधित
जो मत हमें देखने को मिला, जो वहाँ पे कुछ स्वायत्ता के लिए आंदोलन चला हो, या फिर अलग देश बनाने की मांग हो, या फिर राज्य के दर्जे को लेकर के जो वहाँ पे मूवमेंट चले, इन सब के पीछे क्या प्रमुख कारण थे? तो दोस्तों, आर्थिक कारण और सामाजिक और राजनीतिक कारण के रूप में इसे हम विभाजित कर सकते हैं। आर्थिक कारण को अगर हम देखें तो भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भाग से अलग पड़ गए और इसका अर्थव्यवस्था पर इससे जो है दुष्प्रभाव पड़ा। भारत के शेष भाग से अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका और देश के अन्य हिस्से के मुकाबले यह इलाका जो है आर्थिक रूप से पिछड़ गया था। तो ये तो एक आर्थिक कारण रहा इस पूर्वोत्तर भारत के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का। और अगर हम सामाजिक और राजनीतिक कारण को अगर हम देखें क्षेत्रीय आकांक्षा को लेकर के, तो यहाँ की राजनीति भी अपने दायरे में सीमित रही और इसके साथ साथ पड़ोसी राज्य और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या में समय समय पर बदलाव आता रहा और यहाँ की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन के जो अप्रवासी लोगों का जो यहाँ पे बढ़ता हुआ संख्या था, ये प्रमुख मुद्दा के रूप में छाया रहा यहाँ की राजनीति में। पूर्वोत्तर के राज्य में राजनीति पर हावी अगर प्रमुख 3 मुद्दों को हम देखें तो जो स्वायत्ता की मांग थी, अलगाववादी आंदोलन थे और बाहरी लोगों का विरोध किया गया जैसे कि असम में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अगर हम इस मूवमेंट को देखें जो स्वायत्ता की मांग को लेकर के कहाँ पे आंदोलन चलाया गया, तो आज़ादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ करके यह पूरा इलाका जो है असम कहलाता था और असमी लोगों को लगा कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा, जो गैर असमी लोग थे यानी जो असमीज नहीं बोलते थे, उन लोगों को ऐसा लगता था कि जो असम की जो सरकार है वो इन लोगों के ऊपर में उनकी असमी भाषा को थोप रही है। यही प्रमुख कारण था कि इस इलाके में स्वायत्ता की मांग उठना आरंभ हुआ था। स्वायत्ता की जो प्रमुख मांगे थी वो इस प्रकार से थी कि पूरे राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजाति समुदाय के नेता ने असम से अलग होने के लिए आंदोलन चलाया और इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया जो 1980 में बदलकर ऑल इंडिया हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। इसके बाद की गतिविधि अगर हम देखें तो आखिरकार सरकार ने 1970 के दशक में असम से अलग कर कई जनजातीय राज्य बनाए जिसमें कि मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश प्रमुख रूप से शामिल है। मेघालय के निर्माण 1970 में स्वायत्त राज्य बनाया गया और 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना और 20 जनवरी 1987 को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और अरुणाचल प्रदेश को 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ अरुणाचल प्रदेश को। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा और मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया था। 1972 तक पूर्वोत्तर के पुनर्गठन का कार्य पूरा करने के बाद भी वहां स्वायत्ता की मांग खत्म नहीं हुई। असम के बोडो, करबी और दिमसा जैसे जो समुदाय ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। दोस्तों, इन समुदाय का नाम आप याद रखेंगे, बोडो, करबी और दिमसा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन समुदाय का संबंध किस राज्य से है। अगर हम देखें इनके मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने करबी और दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्ता दी। बोडो जनजाति को हाल में ही स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया है जो 6th शेड्यूल के अंतर्गत ये भारतीय संविधान में प्रावधान है। स्वायत्त परिषद और स्वायत्ता देने का प्रावधान किया गया है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए। अलगाववादी आंदोलन की अगर हम बात करें जो कि दूसरी प्रमुख आयाम है पूर्वोत्तर के राजनीति के से संबंधित अलगाववादी आंदोलन। स्वायत्ता की मांग को हमने देख लिया कि किस प्रकार से यहाँ पे असम में स्वायत्ता की मांग उठी थी और जो यहाँ पे नेक्स्ट जो है अलगाववादी आंदोलन से संबंधित अगर हम चीज़ों को देखें तो स्वतंत्रता बाद क्षेत्रीय आकांक्षा के तहत उठी स्वायत्ता की मांग से निपटना सरकार के लिए आसान था क्योंकि संविधान में इस प्रकार के प्रावधान पहले से मौजूद थे। लेकिन कुछ समूहों ने, अब संविधान में जो प्रावधान कहाँ पे मौजूद है तो वो मैंने बता दिया आपको कि 6th शेड्यूल यानी कि 6ठी अनुसूची में स्वायत्ता से संबंधित प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। लेकिन कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की भी मांग की यहाँ पे स्वायत्ता देने के बाद में। इस चीज़ से निपटने के लिए
सरकार को एक चुनौतीपूर्ण आंदोलन का सामना करना पड़ा और ये सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। अब पूर्वोत्तर में अलगाववादी आंदोलन को अगर हम देखें तो ये 2 राज्यों में मुख्यतः रहा, एक तो मिजोरम में और दूसरा नागालैंड को लेकर के जो है। तो मिजोरम के अगर हम अलगाववादी आंदोलन को सर्वप्रथम देखें तो आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक अलग जिला बना दिया गया था। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसीलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। मिजो क्षेत्र में अकाल और मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो क्षेत्र में अकाल पड़ता है और मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना होती है। अब देखिए 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा और असम और केंद्र सरकार इस अकाल में यहाँ के निवासी के लिए समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इससे जनता में असंतोष बढ़ा और यही असंतोष का फायदा उठा करके मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना की जाती है। अब अकाल से उत्पन्न जो परिस्थितियां थी इसकी वजह से यहाँ जो है लाल डेंगा नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट नामक संगठन की स्थापना की और इस संगठन द्वारा लाल डेंगा के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ हो गया। यहाँ पे आंदोलन की अगर हम प्रवृत्ति को देखें तो प्रारंभ में यह एक राहत कार्य संबंधी संगठन था जो लाल डेंगा द्वारा बनाया गया था मिजो नेशनल फ्रंट। बाद में इस संगठन द्वारा स्वतंत्र मिजो राष्ट्र की मांग उठाई गई और 1966 में सरकार और मिजो विद्रोहियों के मध्य सशस्त्र विद्रोह आरंभ हो गए। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। विद्रोहियों को पाकिस्तान की सरकार से समर्थन मिल रहा था और तत्कालीन जो पूर्वी पाकिस्तान थे जिसे वर्तमान समय में आप बांग्लादेश के नाम से जानता है, वहाँ पे विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए हुए थे। विद्रोहियों को दबाने के लिए भारतीय सेना द्वारा जवाबी कार्रवाई किया गया। इसमें हिंसा बढ़ी और जनता में असंतोष भी पैदा हुआ। अब हम इन सभी तमाम गतिविधियों के बाद मिजोरम से संबंधित शांति समझौते को देखते हैं कि 2 दशक तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी थी और इस बात को समझकर दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हुए और पाकिस्तान में जो उस समय के जो पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान समय का जो बांग्लादेश है वहाँ पे निर्वासित के जीवन जी रहे जो लाल डेंगा जो मिजो नेशनल फ्रंट के जो प्रमुख नेता थे लाल डेंगा भारत आए और भारत सरकार के साथ उन्होंने बातचीत शुरू किया। 1986 में राजीव गांधी जी पीएम थे और राजीव गांधी जी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता होता है। समझौते के अगर हम मुख्य बातों को देखें तो समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे कुछ विशेषाधिकार भी दिया गया। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने को राजी हो गया। 1987 में मिजोरम पूर्ण राज्य बना और लाल डेंगा वहां के मुख्यमंत्री बने। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने अपने कला साहित्य तथा विकास की दिशा में एक अच्छी प्रगति की है। दोस्तों जो सेकंड जो अलगाववादी आंदोलन था वो नागालैंड में चला और नागालैंड की जनजातियां अपनी विशिष्ट संस्कृति पहचान रखती है। यहाँ ब्रिटिश शासन के समय ही अलग राजनीति चेतना विकसित हो चुकी थी। अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों के एक तबके ने 1951 में भारत से आज़ाद घोषित कर दिया अपने आप को। भारत सरकार द्वारा बातचीत के कई प्रस्ताव जो फिजो जी को रखा गया, जो अंगमी जापू फिजो थे इनको दिया गया और फिजो ने इसे ठुकरा दिया। 1950-60 के दशक में सरकार और विद्रोहियों के मध्य सशस्त्र संघर्ष हुआ। सरकार की अगर हम प्रतिक्रिया को देखें तो सरकार ने सेना की तैनाती की और 1958 में सशस्त्र बल विशेष अधिनियम जिसे आसपा के नाम से जानते हैं इसे लागू कर दिया। इस क्षेत्र में राजनीतिक समाधान की कोशिश की गई सरकार के द्वारा। 1963 में नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में शिलांग समझौता हुआ परंतु सभी गुट संतुष्ट नहीं हुए। बाद में कई उग्रवादी गुट बने। आज भी वार्ता की प्रक्रिया जो है नागालैंड को लेकर के जारी है। दोस्तों जो नेक्स्ट है वो बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन से संबंधित पॉलिटिक्स है पूर्वोत्तर भारत में, जो कि खास करके असम को लेकर के इसमें हमें पढ़ना है। तो आइए हम इसे देखते हैं जिसमें कि हम देखेंगे असम आंदोलन को समझेंगे और साथ ही इस आंदोलन के प्रमुख कारण को भी देखेंगे और हम देखेंगे कि असम समझौते के क्या प्रमुख प्रावधान थे, इन चीज़ों को भी देखते हैं। तो दोस्तों
जो बाहरी लोगों के खिलाफ जो आंदोलन हुए वो मुख्य रूप से असम में हुए थे। और स्वतंत्रता के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्र में अगर हम देखें तो सांस्कृतिक पहचान, संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर के क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी। पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए, इससे एक खास समस्या पैदा हुई इन क्षेत्रों में। 1979 से 1985 तक असम में चला आंदोलन इसी प्रकार की क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ था और यह मुख्यतः अवैध प्रवासियों से जुड़े हुए मुद्दे पर आधारित थे। असम आंदोलन का दो प्रमुख कारण था, एक सामाजिक राजनीतिक कारण और दूसरा आर्थिक कारण है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम सामाजिक और राजनीतिक कारण को देखते हैं। असम आंदोलन क्यों चलाया गया था, इसके सामाजिक और राजनीतिक कारण को। असम की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ लंबे समय से प्रवास होता रहा है और 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इस समय असम में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग आए थे। स्थानीय जनता को अप्रवासी को लेकर के यहाँ पे कुछ आकांक्षाएं थी। जो लोग बाहरी लोग जो असम में आ रहे थे इनको लेकर के स्थानीय लोग क्या सोचते थे, अगर हम इसकी बात करें तो स्थानीय लोगों का मानना था कि जो स्थानीय जनता को अपनी भाषा और संस्कृति पर खतरा महसूस हुआ। इन लोगों को, इन्हें ऐसे लगा कि अगर बाहरी लोगों की संख्या अधिक हो जाएगा तो ये वहाँ पे अल्पसंख्यक हो जाएंगे और इनकी जो संस्कृति है, जो इनकी भाषा है, वो खतरे में पड़ जाएगी। जो सेकंड चीज़ें थी, इन्हें लगता था कि प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से जो स्थानीय लोग के जो रोजगार के अवसर हैं वो कम होते जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ें थी जो राजनीति से संबंधित थी कि मतदाता सूची में विदेशी नागरिक शामिल हो रहे हैं, जिससे उनके राजनीतिक ताकत पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। तो दोस्तों ये सामाजिक और राजनीतिक कारण था असम आंदोलन को लेकर के। अगर हम आर्थिक कारण को देखें तो असम में तेल, चाय और कोयले जैसी जो प्राकृतिक संसाधन की मौजूदगी के बावजूद भी वहाँ पे व्यापक गरीबी थी और यहाँ के स्थानीय जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और इससे असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यही दो प्रकार के मुख्य कारण थे जिस वजह से असम आंदोलन आरंभ होते हैं। तो दोस्तों असम आंदोलन के अगर हम नेतृत्व को देखें तो 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसे कि आसू के नाम से जानते हैं, ने विद्रोहियों के विरोध में एक आंदोलन आरंभ किया। विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन आरंभ किया, यानी कि जो अप्रवासी लोग जो अन्य देशों सीमा पार करके असम में आ रहे थे, इनके अगेंस्ट आसू के द्वारा यहाँ पे एक आंदोलन आरंभ किया गया 1979 में। आसू एक छात्र संगठन था, इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था इस समय में। अब अगर हम आंदोलनकर्ता की मुख्य मांग को देखें तो 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर के बसे थे उन्हें असम से बाहर भेजा जाए, ऐसा आंदोलनकर्ताओं का कहना था, यानी कि असम स्टूडेंट यूनियन के छात्रों का कहना था। अब अगर हम आसू द्वारा आरंभ किया गया यह आंदोलन जो था वो अवैध और प्रवासी बंगाली और अन्य लोग के दबदबे और मतदाता सूची में लाखों लोगों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। अगर हम देखें दोस्तों तो इस आंदोलन को पूरा असम में समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान कई हिंसक और त्रासदी घटनाएं भी हुई। बहुत से लोगों को जान भी गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का नुकसान भी हुआ। असम के आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही और बिहार के जो बरौनी में स्थित जो तेल शोधक कारखाने हैं के तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश भी की गई इस मूवमेंट के दौरान में। इन तमाम गतिविधि के बाद में एक असम समझौता होता है जो कि 1985 में होता है। केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के मध्य ये एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समय देश के पीएम राजीव गांधी जी थे और अगर इस समझौते के मुख्य प्रावधान को हम देखें तो 1 जनवरी 1966 से पहले आए लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे। 1966 से 1971 के बीच आए लोग को 10 वर्ष तक मतदान अधिकार से वंचित रखा जाएगा और 25 मार्च 1971 के बाद आए लोगों का पहचान कर उसका निष्कासन किया जाएगा असम से, ऐसा इस समझौते के तहत प्रावधान किया गया। इस समझौते के बाद आसू के नेतृत्वकर्ता ने मिलकर असम गण परिषद नामक राजनीतिक पार्टी का स्थापना किया 1985 में और इस साल राज्य में इसी पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार बनी और असम में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है।